आते हो ढंग से? मतलब कॉर्नर में बैठने वाले बच्चे तो आए हैं क्लास में। ये भी आया है, ये भी आया है। आया क्यों नहीं? क्यों? नाम क्या है तुम्हारे साथी का? हाँ, जिनके नाम याद किए थे वो है या नहीं है? आशुतोष का याद था मेरे को। टेक्निकल टीम गया। ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल? कैमरा ठीक करो भाई थोड़ा। वो जो पीछे बैठते थे वो तुम्हारे दोस्त वगैरह सारे गए, जिनके नंबर से लाइन लगते थे? वो कहेंगे हमने ऑडिट तो याद कर ली थी, लेकिन तुम्हारे वो साथी है या गए? और यहाँ जो वो लड़कियां बैठती थी, एक एब्सेंट है। तुम्हारे साथ वाली वो तो डायरेक्ट एंट्री से थी ना। और एक तेरे पीछे बैठे हैं। तुम तीनों हो हिंदी मीडियम में। वो गया क्या? वो तो नहीं जाना चाहिए था, वो तो पढ़ता था। कितने नंबर से गया वो? हाँ, तो क्लास में आता था तो कभी सुना भी नहीं मैंने। अब रुक जा, आज नहीं, अब से तुझसे सुनूंगी। यहाँ पे एक लड़की बैठती थी, एक और आर्यन। हाँ, एक क्यूट सी लड़की बैठती थी। क्या है वो? पूर्वा। बताइए फिर बाद में कि तुझे क्यूट कौन लगी, और मैंने तो बता दिया मुझे कौन लगी थी। इतना ढीले चल रहा था तू। अच्छा, तो तेरा पहले रिजल्ट आ जाए, उसके बाद देखूंगा नाम वाम, है ना? सही बात है। कहीं खामा खा तू बातचीत करता आगे रिजल्ट ऐसा आ जाता फिर, ये तू और तू ना होता तो। ऐसे क्या है, 5 दिन के गैप से आई हूँ। मेरे को धुंधला धुंधला ही याद है, ऐसा ऐसा था। मैं छुट्टियों में नहीं थी, एमसीसी ने छुट्टियां दी थी, ध्यान रखना। मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं थी, मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो होम टाउन गई थी अपना। नहीं, एक्चुअली वैसे हम बीकानेर से हैं, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। बीकानेर गई थी मैं। ओके, तो ऑनलाइन क्लास में कौन कौन बच गया? हरिओम बच गया, वेरी गुड। ये 2-3 बच्चों के नाम डबल डबल क्यों दिख रहे हैं? मैंने तो कहा था कैमरा एडजस्ट करो, कोई करने ही नहीं आ रहा। चलो भाई, a very big congratulations to all those students who passed their foundation. Hopefully you all will also pass in inter, hopefully। हाँ जी, 375। सच्ची बात है, 375 आए। किसके आए ज्यादा नंबर इस क्लास में?
300 314। तुम्हारा फर्स्ट टाइम था फाउंडेशन का एग्जाम? ये इतना लेट क्यों दिया? इतना लेट क्यों दिया? नवंबर में क्यों नहीं दिया था? अच्छा, तुम 12th के साथ वाले हो। हाँ जी भी आशुतोष, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? पास इज पास। मेरी एक मतलब मैं सीए करती थी, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसके फाउंडेशन में डॉट 100 नंबर आए थे। हमारा 200 नंबर का फाउंडेशन होता था, तो डॉट 100। इंटर फर्स्ट ग्रुप में डॉट 200 नंबर आए थे। 400 नंबर का होता है ना फर्स्ट ग्रुप। और ग्रुप तो हमारा 300 का होता था। हमारे 3 सब्जेक्ट होते थे, 4 नहीं होते थे। उसमें डॉट 150 आए थे उसके। एक्चुअली फिर वो इंटर्नशिप के बाद ना जॉब करने लग गई थी, फिर उसका मन नहीं किया फाइनल देने का। उसने एक बार ही दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ। फिर होता है ना कोई लाइफ लाइन अलग हो जाती है, लाइफ वगैरह, तो वो मज़ा आने लग गया था उसको नौकरी करने में। तो होती है यार, छोड़ो सी। नहीं होता है ऐसा, जब अर्न करने लग जाते तो पढ़ने का मन खत्म हो जाता है। हाँ, भगवान के साथ थी आपके। वो बोलती थी मैं मेहनत कर रही हूँ। हमें बोलते थे तेरी किस्मत अच्छी है। बोलते क्यों? मेरी मेहनत में दिखती है किसी को? सबको सब किस्मत दिखती है। काम तो दोनों चीज़ें आती हैं। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो किस्मत के साथ ज़्यादा पास हुए हैं? कौन कौन बच्चे जिनको पता था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पास नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस था? और जैसे जैसे जो बाउंड्री पे झूला झूल रहे थे, कितने बच्चे थे कि हम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं? तो झूला झूल रहा था बाउंड्री पे। कितने हैं तेरे लॉ में? तेरे कितने हैं? कितने हैं तेरे? 266। ठीक, आगे 200 चाहिए थे। 200। तेरे कितने हैं मैथ्स में? फिर तुझे कहाँ लग रहा था फेल हो जाएगा? कितने हैं? नाम क्या है तुम्हारा? माधव। और तुम भाई? हाँ, तुम किस में फेल हो रहे थे? कितने आ गए? तेरे पीछे दिया 285। मैथ्स में कितने आए हैं? और इसमें मैथ्स में उम्मीद नहीं थी, फिर भी 58 आ गए। हाँ, ऐसा ही तो चाहिए है ना। और कौन कौन थे जिनको लगा था हम लॉ में फेल हो जाएंगे, मैथ्स में फेल हो जाएंगे? कितने आए हैं? लॉ का पेपर टफ भी आया था ना। चलो जो भी यहाँ बैठे हो ना अब, चलो। मैथ्स में 40। ऐसे कितने बच्चे जिनको किसी एक सब्जेक्ट में 40 आए हुए हैं और एग्रीगेट अच्छा बन गया था? कि मैं पता है नोन में, मेरे नोन में ऐसे भी एक स्टूडेंट मतलब रहा हुआ है जिसके ना इंटर में 220 नंबर आए थे। एक ही ग्रुप दिया था, लेकिन उसके लॉ में 39 थे। फेल ही है। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जिनका एग्रीगेट बहुत अच्छा बन जाता है पर एक आधे सब्जेक्ट में रह जाते हैं। क्या? किसने कहा था? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कब बना? उन्होंने दे देते होंगे, वो मूड पर है। वो किस्मत होता है, हर किसी की नहीं होती। मेरे नोन में एक जन पता सीए कैसे बना था? फर्स्ट ग्रुप में 175 और सेकंड ग्रुप में 225 और एग्जैक्ट 400 पे सीए। मेरे नोन में मैं तो पढ़ पढ़ के बनी। किस्मत सारी दूसरे में बट गई थी। चलो, मेरी पढ़ाई तो पता था दूसरों को देख देख के होती थी।
यार इसने इतना पढ़ लिया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं उनमें से हूँ कि दोस्त अच्छे नंबर लाए तो ठीक है, पर तुमसे अच्छे नंबर लाए तो अच्छा नहीं लगता। मतलब मतलब जब मैं सीए फाइनल का पेपर दिया था ना, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ग्रुप दिए थे, लेकिन मेरा ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग की वजह से मैं रह गई थी। हाँ, तो मैं सीए फाइनल में ना कॉस्टिंग सेकंड ग्रुप में होता है, और कॉस्टिंग मुझे हमेशा से नापसंद वाला सब्जेक्ट रहा है। तो मेरा ये था कि कॉस्टिंग में पास हो गई तो हो जाऊंगी, वरना रह जाऊंगी। कॉस्टिंग में मैं रह गई थी, तो मेरा सेकंड ग्रुप जो था वो अटक गया। फिर मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में मतलब ऐसे फ़ोन वोन के पता चला, तो मतलब जो मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त हैं ना, उन सबको एक एक ग्रुप क्लियर हुआ था। किसी का कोई सब्जेक्ट रह गया सेकंड ग्रुप में, किसी का दूसरा। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं कहा तू भी रह गया। फिर ठीक है, अरे तू भी रह, अच्छा फिर सबको साथ में पढ़ना है ना। फिर ठीक है, आत्मसंतुष्टि। उसमें तो ना एक का ये था कि उसका ना सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट एग्जाम था। आई वॉज लाइक दैट, कोई बात नहीं, 3 तो देने हैं इसको। एग्जाम 60 प्लस आने पे होता है। फर्स्ट पास है सर, सेकंड में अगर फेल हो तो सेकंड का पेपर फिर से देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके एक में 175 है और दूसरे में 225 है, तो दोनों का टोटल 400 देखते हैं। ये भी ज़रूरी है। दोनों का टोटल अगर 400 और किसी एक में फेल हो और एक में पास हो, तो दोनों में पास कर देते हैं। एग्री मतलब बोथ ग्रुप देने का यही फ़ायदा होता है, और कोई फ़ायदा नहीं है। एग्रीगेट पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इंटर में देखो फाउंडेशन में आ गई हो, तो मेरी एक बात पे बहुत ध्यान से सुन लेना। किसी हर एक ग्रुप में ना किसी एक सब्जेक्ट को ऐसा रखना जिसमें 70 प्लस नंबर तो लाओ ही लाओ। ऐसा इस वजह से क्योंकि 200 नंबर का तुम्हारा पेपर है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली करते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं 40 से 50 के बीच में रेंज करते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। वो वैसे तो पास हो जाते हैं इंडिविजुअली, पर एग्रीगेट में रह जाते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है 198 पे रह गया, 195 पे रह गया। तो उसके लिए यही है, जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ट्राई टू स्कोर मोर देन 65 इन डैट, ताकि जो तुम्हारे नॉन फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं ना, वो उसे कॉम्पनशिएट कर दे। अगर किसी सब्जेक्ट में तुम्हारे 40 आए हैं ना, तो दूसरे में 70 लेकर आ जाओ, वो क्या करेगा, उसके कम नंबर को कॉम्पनशिएट कर देगा, फिर तुम्हारा एग्रीगेट बन जाएगा। अगर तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो ना, थोड़ा प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो, मार्क्स अपने आप एग्रीगेट में बन जाते हैं। जब सिलेबस बहुत ज़्यादा हो ना, हमेशा पास्ट ईयर का पेपर का ट्रेंड देखो, कौन से सब्जेक्ट में से कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है। बड़ा चैप्टर ही रटना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी छोटे चैप्टर्स में से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सिनेरियो होता है कि चैप्टर छोटा है पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो छोटे चैप्टर ज़्यादा याद कर लो ना, क्योंकि उसमें से एक आएगा ही आएगा, और उसमें से क्वेश्चन वो आने के चांसेस ज़्यादा जो तुम्हें आता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर छोटा है। तो ये थोड़े तरीके लगाओ पढ़ाई करते वक्त। अब हाँ, AIR तो नहीं है कि पास तो हो जाओगे, तो जिनके पास होने के लिए भी वो कॉन्फिडेंस लेवल, झूला झूलते हो ना बाउंड्री पर, वो बंद हो जाएंगे। अब तो तुम लोग तो पढ़कर आओगे अब से, अब तो पता है पेपर देने हैं। तो अभी तक तुम्हारी पार्टियां खत्म नहीं हुई थी, तो कल क्या किया तुम लोगों ने इंस्टीट्यूट आके? खुशियां बनाई है सर? हाँ, 3 घंटा अकाउंट्स हुआ। मैं नहीं आई थी कल, किसने लिया क्लास? तुम लोग कब नहीं पकते, 2 घंटे ऑडिट में ही पक जाते हो, वो तो 40-50 मिनट तो बातें करने में निकल जाते हैं हमारे। एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, टेंशन मत लो। लॉ ने नहीं डुबाया है मेरे को, डूबेंगे पर सबको लेकर। सही बात है, निश्चय। मैम इसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिल्कुल ही। वो चलो कोई बात नहीं, आज क्लास ऑडिट है, लॉ और SM है, ऑडिट है। टाइम टेबल तुम्हें याद रहना चाहिए ना। अरे जब से तुम्हारा वो नया वाला बैच आ जाएगा ना, कब से आ रहा है? आ गया, पर उसमें मेरी क्लासेस जब शुरू हो जाएंगी ना, तो हम ऐसे कर लेंगे, 1 घंटा तुम्हारे यहाँ 1 घंटा उनके यहाँ,
फिर 1 घंटा तुम्हारे यहाँ, फिर 1 घंटा उनके यहाँ। तो तुम्हें लगातार 2 घंटे तक मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। नहीं, दोस्त में ब्रेक मिल ही जाएगा, वो टीचर जाएगा ही टीचर आएगी करके, है ना। फिर क्या होगा, 1 घंटा ऑडिट हो जाएगा, 1 घंटा एसएम, बीच में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आ जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को भी ना। मेरा यही सोचा हुआ था, लेकिन अभी दूसरा बैच मेरे ख्याल से अभी देखो कैसे कैसे लगती हैं क्लासेस उसमें। इनिशियली तुम्हें भी तो सारे सारे सब्जेक्ट थोड़ी थे, तुम्हें भी थोड़ा तुम्हें प्यार से रखा था ना, लेट देम बी ऑल्सो, धीरे धीरे डोज बढ़ाई थी ना। हाँ, भ्रम में नहीं रखा था, मैंने तो पहले दिन बताया था 10 घंटा क्लास लगेगी तुम्हारी, बताया था ना। हाँ, अभी लग जाएंगे तुम्हारे 10 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कोई टीचर संडे को क्लास लेने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। मैं तो हो जाती हूँ कभी कभी। हाँ, नहीं फिर मैं पता है ऐसे रखती हूँ ना क्लास, सुबह 8 से 10, मुझे ही बर्बादी वाली फीलिंग नहीं आती, उस बहाने मैं भी जल्दी उठ जाऊंगी, मेरा भी दिन का टाइम टेबल सही चलेगा। हाँ, तो ऐसा टाइम रखूंगी ना, मेरा भी भला तुम्हारा भी भला। आराम तो है ही नहीं जिंदगी में, ये कहीं सोच भी मत लेना। आराम तो सीए बनने के बाद भी नहीं है। पहले ये टेंशन है कि सीए कैसे बने, बाद में ये टेंशन है कि सीए बन गए पैसा कैसे कमाए। वो तो है ही नहीं, वो तो तुम जो कितना ही दे रहे हो तो खर्च करके दिखा दूंगी, वो कैपेसिटी पूरी है मेरे अंदर। तू मेरी हाईएस्ट लिमिट सेट कर दे पूरे दिन के, मैं तुझे वो भी खर्च करके दिखा सकती हूँ। तू मेरे हाथ में 20-25 लाख भी रखेगा, मैं एक दिन में खर्च करके दिखा दूंगी, 1 घंटा 15 मिनट में। मैं कोई अच्छा सॉलिटर का डायमंड सेट खरीद लूंगी, एक बारी में गए सारे पैसे, वो भी कह रही कम पड़ जाएंगे मैम। हेलो, कैपेसिटी पूरी है, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए तुम्हें संडे को क्लास भी तो लेनी पड़ेगी मुझे फिर, है ना। चलो भाई, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ के गए थे, मैं बच्चों, लास्ट का टॉपिक रह गया था हम लोगों का। चैप्टर नंबर 2 में यहाँ तक हमारे पास किसी कोई डाउट है? 5 दिन की छुट्टी में कुछ पढ़कर आए हो तो करके क्या आए हो? हाँ, अब उतार लो वो होस्ट जल्द से जल्द, वरना इंटरेस्ट शुरू नहीं हो पाएगी। कल से सुनना तुम्हारा शुरू करते हैं, ठीक है। फिर कल की क्लास में हम लोग तुम्हारे एसएम की क्लास में जो तुम्हें लास्ट टॉपिक पढ़ाए गए थे, लास्ट क्लास में जब हुई थी, उसका ओरल टेस्ट है। वो क्या टॉपिक से वो तुम खुद ढूंढोगे। मुझे याद है, वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था, इसके 2 टाइप की एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, मुझे सब याद है, टेंशन मत लो उसकी। रिटर्न टेस्ट ऐसे क्लास में मैं कंडक्ट नहीं कर सकती, वो इंस्टीट्यूट वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाएगा तुम्हारे अभी कुछ टाइम में वीकली टेस्ट शुरू होने वाले हैं। संडे नहीं, टेस्ट मंडे को हुआ करेगा, ताकि तुम संडे को पढ़ सको, उसके लिए वो भी होगी। अब सुन लो आगे बात तुम लोगों के लिए। रही बात ऑडिट में, ऑडिट में हम लोग वापस अपने सीरीज में आ जाते हैं, जैसे तुम लोगों को रेगुलर पढ़ के आना था। आज तुम लोग मुझे पता है कुछ पढ़कर आए नहीं होगे। ऑडिट में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तक हमने कर लिया था। हमारे पास खाली ऐसे 320 शुरू करना है आज की क्लास में, वो है मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड, है ना। नोट्स में तो है ही नहीं, तुम्हें लगा चैप्टर यहीं खत्म हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
हाँ मैम, एक बच्चा मुझे मैसेज करना। हेलो हाय कुछ भी कर, तुम लोगों को नोट्स भेजती हूँ। तुम तुम्हारे तो सुन ही रहे हैं। मैं आज ही सर से बात करके आई हूँ, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया। वो कहें तुम्हारी क्लासेस का कोई सिस्टम देखते हैं। इतने सारे बच्चों ने एक साथ मैसेजेस कर दिए। जितने भी अननोन नंबर से मैसेज आए थे मैं सबको भेज दिया। फटाफट से सर्कुलेट करो नोट्स को क्लास के अंदर। अब आ गया, एक बार में खाली 5 लोगों को भेज सकते हैं। फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड करो, जो करना है वो करो। ग्रुप में ही डालोगे। ये 8130 कौन है? इसको ही नहीं भेजा सिर्फ मैंने। गया। चलो भाई, नोट्स भेजने के चक्कर में मैं मैसेजेस का रिप्लाई करने लग गई। ऐसे 320 चैप्टर 2 का पार्ट है। इसी के साथ में शायद चैप्टर 3 के भी कुछ नोट्स आए हैं। ठीक है, चैप्टर 2 के पीडीएफ के साथ में वी आर ऑल्सो हैविंग नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। एक स्टैंडर्ड के नोट्स तुम्हें मैंने भेजे हैं। ठीक है, धीरे 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 वी विल सेंड यू मोर नोट्स। अब चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज की क्लास में हम लोग जो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा एस्से, और एस्से का नंबर है एस्से 320। एस्से 320 नाम क्या है इसका? मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। 50 मिनट तो गप्पे मारने में ही निकल जाते हैं इस क्लास में। आप पढ़ाई कर लो। अब कोई ब्रेक नहीं आज की क्लास में। तो हम बात ही नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम इसे जल्दी 1 घंटे ही करवाएंगे। ओके, क्या टॉपिक दे रखा है हमें? मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट। अब यहाँ पे बात को ध्यान से सुनो क्लास, नाउ कीप क्वाइट। मटेरियलिटी वर्ड का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंट। क्या पढ़ा था इस वर्ड का मतलब हमने? इम्पोर्टेंट। अब मुझे ये बताओ, हमने अभी तक पढ़ा था कि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये चीज़ ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है? अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग। जजमेंट क्या होता था? अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने परसेप्शन के, उसको क्या लग रहा है, और ये क्या लग रहा है वो डिसाइड करता है एंटिटी की नेचर के हिसाब से, एंटिटी की साइज के हिसाब से। मटेरियलिटी वर्ड का मतलब क्या बताया था हमने? इम्पॉर्टेंट, और कोई भी आइटम इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ऑडिटर डिसाइड करता है अपने पर्सनल। ये जजमेंट अलग अलग चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बिजनेस का नेचर क्या है, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं,
इन कुछ चीज़ों के बेसिस पर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, मटेरियलिटी को डिसाइड कर रहे थे। मतलब मटेरियलिटी को डिसाइड तो मैंने किसके बेसिस पे किया, जजमेंट के बेसिस पे। और वो जजमेंट में मैं देखती थी ना कि अगर कोई एंटिटी बड़ी है तो उसके लिए 5 लाख रुपए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कोई अगर बहुत बड़ी है तो उसके लिए शायद 5 लाख रुपए ज़रूरी। तो हमने एंटिटी के साइज वगैरह के बेसिस पे देखा था ना। पर क्या हमेशा मटेरियलिटी किसी भी एंटिटी के साइज पर ही डिपेंड करती है? तो और किस किस पर डिपेंड करती है? ये सब भी तो एंटिटी के बारे में ही है। फिर मटेरियलिटी हमेशा किसी एंटिटी के साइज या एंटिटी के ऑपरेशन के बारे में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मटेरियलिटी डिफर मतलब चेंज रहती है। जैसे कंपनीज एक्ट ने एक बात बोली है, कंपनीज एक्ट 2013 ने हम लोगों को शेड्यूल 3 दिया है। शेड्यूल 3 के अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी है, जो मुझे बैलेंस शीट एंड पीएनएल का फॉर्मेट बताता है। उस बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट में ये बात क्लियरली मेंशन है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनानी है। बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, उसमें आप बताते हो कितनी इक्विटी आपके पास है और कितनी इक्विटी नहीं। वहाँ पर एक बात लिखी है कि अगर कोई भी पर्सन 5% से ज़्यादा के इक्विटी को होल्ड कर रहा है तो उस इक्विटी को आप सेपरेटली शो करोगे। लिखी हुई है वो बात। अब मैं बताती हूँ, तुम्हारे पास चैप्टर था एक अकाउंट्स में जहाँ तुम्हें फॉर्मेट दिखाया गया था बैलेंस शीट का, 12वीं कक्षा के अंदर। पुरानी बातों को याद करो। अब था ना, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट दिया गया था। पार्ट सेकंड थी शायद तुम्हारी वो बुक, वो रेशियो एनालिसिस वाले बुक में था वो चैप्टर, था ना। और वहाँ पे तुम लोगों को पूरा फॉर्मेट याद करवाया था। वाइवा में शायद टीचर ने सुना भी होगा, अगर तुम्हारा वाइवा हुआ था तो। अब वहाँ पर तुम लोगों को ये बात बताई गई थी कि तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी क्या करना पड़ता है, अलग से बनाना पड़ेगा। अब ये ना लॉ ने बोल दिया, क्या बोल दिया, कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाना है, तो अपने आप टॉपिक क्या हो गया, मटेरियल हो गया। क्यों बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी? स्टेट लॉ में लिख दिया मतलब लॉ ने बोल दिया, लॉ बोल रहा है। लॉ में अगर कोई बात लिखी हुई है, वैसे ही हमारे पास में शेड्यूल 3 ने एक बात और बोली हुई है। वो बात क्या है कि अगर कोई भी आपका एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस का टोटल अमाउंट अगर 1 लाख रुपए या फिर टोटल रेवेन्यू का 1% विच एवर इज हायर है, तो फिर ऐसे एक्सपेंस को आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वेजेस एंड सैलरीज लिख रही थी और इसके आगे मैंने लिख दिया 5 लाख रुपए, ठीक है, जहाँ पर वेजेस तो सिर्फ 90,000 के थे, सैलरीज थी 4,10,000 की। तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मिसस्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि लॉ ने बोला हुआ था कि अगर कोई भी खर्चा 1 लाख या सेल्स का 1% विच एवर इज हायर, सेल्स नहीं गिवन तो इसी बात को ध्यान रखोगे, अगर उससे हायर है तो उसको अलग से शो करना पड़ेगा। क्योंकि लॉ ने बोल दिया तो ये चीज़ क्या हो गई, कंपलसरी हो गई। कंपलसरी होते ही ऑडिटर के लिए क्या हो गया, मटेरियल, इसको तो देखना पड़ेगा ही। यहाँ पे ये मिस स्टेटमेंट कहलाएगी कि FRF कंपनीज एक्ट किस पे लगा, कंपनीज पर। कंपनीज के अंदर इस वाली चीज़ को फॉलो करना कंपलसरी है। अब तो FRF में जो बात लिखी गई है और जो हम लिख रहे हैं अगर वो अलग अलग है तो वो मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। क्योंकि ये बात मटेरियल नेचर की है तो कौन सी मिस स्टेटमेंट कहलाई, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो आपको चेक करनी पड़ेगी इस चीज़ को। समझ में आई? जैसे यहाँ लॉ ने बोल दिया कि 5% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स अगर कोई है, अगर मानो मैं हूँ, मैंने किसी कंपनी में 5% ज़्यादा इक्विटी होल्ड कर रखा है, तो मेरा नाम बैलेंस शीट में आएगा
कि श्वेता जोशी ने 5% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, हमें नाम मेंशन करने पड़ते हैं। क्यों? कि 5% सुनने में छोटा लग रहा है, पर किसी कंपनी में 5% होल्ड करने का मतलब है कि आपके पास में वोटिंग राइट के वजह से डिसीजन पावर ज्यादा है। समझ में आई बात? उस कंपनी के अंदर आपका डिसीजन बहुत मायने रखता है, इसलिए आपका नाम अलग से उस टेबल में शो होना जरूरी है। वहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं ऐसा, यहाँ परसेंटेज लिखा होता है, यहाँ फिगर्स में लिखा होता है, फिर अमाउंट लिखा होता है। यहाँ लिखते हैं ये पर्सन है, इसने इतना होल्ड करा, ये पर्सन, फिर बाकी बचे हुए कोई 1%, 2%, 3%, उनका अदर्स में टोटल करके लिख देते हैं। उनका नाम अलग से दिखाना जरूरी। अब अगर किसी पर्सन ने 5% से ऊपर होल्ड कर रखा है पर उसे सेपरेटली शो नहीं किया गया उसका नाम, तो ये भी क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि लॉ ने बोल दिया इस चीज को ऐसा करना है तो करना है। फिर हमारे पास एक चीज और आ जाती है जिस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बात को कहाँ दिखाओगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। क्यों? डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करने की क्या ज़रूरत है? डिस्क्लोजर में, क्योंकि डिस्क्लोजर्स में मुझे ये बात दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पर्सन इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो पर्सन इस कंपनी का यूज़र है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक वाले हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इनका कंपनी में स्टेक है। और अगर तुम्हारा डायरेक्टर फ्रॉड करने वाला है तो ये इन्फॉर्मेशन इनके लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचर की है, उस बात को भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके से कंपल्शन है। इसको भी कौन से नेचर का बोला हमने? मटेरियल। मतलब मटेरियलिटी सिर्फ साइज ऑफ एंटिटी पे डिपेंड, साइज के अलावा अगर कोई भी बात जो यूज़र के इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी क्या कहलाएगी? मटेरियल कहलाएगी। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो लॉ में बोल दिया गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में बोल दिया गया, वो भी क्या कहलाएगी? ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। क्लियर है? मटेरियलिटी का वर्ड का मतलब क्या था? एनीथिंग विच इज रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ऑनलाइन देखे बच्चे क्या कह रहे हैं? मैम क्लास के ग्रुप में नहीं हूँ, नोट्स कैसे मिलेंगे? भाई तुम मुझे मैसेज करो, अपने आप नोट्स मिलेंगे। नंबर तो बट गए होंगे अभी तक, इंस्टीट्यूट वालों ने बांटे नहीं। इंस्टीट्यूट वालों ने बांटे नहीं क्या नंबर अभी तक तुम लोगों को? तुम्हारा सारी फैकल्टीज के नंबर खुद ही बांट देते हैं कि इस फैकल्टी का नंबर ये है, कोई भी डाउट हो इन फैकल्टीज का दिमाग। अपलोड हो गए क्या? शायद हो गए होंगे अभी तक में तो ऐप पर। तुम्हारे साथ तो उनको ही मैसेज किया था मैंने, ये नोट्स अपलोड कर दो ऐप पर। अब पवन मैसेज कर दो तो मैं नोट्स भेज दूँ। चलो भाई बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
ऑडिट, प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। ये पहला पैराग्राफ हम जरा रीड कर लेते हैं, इसमें लिखा क्या है, लर्न करने की बातें अगले पैराग्राफ से दे रखी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाए ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए किसी भी परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी के लिए। जब सेलेक्ट करते हो कोई भी पॉलिसी तो ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी इवैल्यूएटेड इन दैट लाइट। मटेरियलिटी बहुत ही मेजर कंसिडरेशन है जो बताती है कौन सी पॉलिसी को आपको सेलेक्ट करना है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, कोई खर्चा 1 लाख से ज़्यादा का है उसे अलग से दिखाना है। ये कॉन्सेप्ट किसकी वजह से आया? यार मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट याद करो, तुम लोग स्कूल में पढ़ते थे 11th क्लास में। यू आर हैविंग 14 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था मटेरियलिटी। किसको याद है? तुम तो 12वीं के पेपर दिए हैं ना? था तो 11वीं में, फिर फाउंडेशन में भी था शायद। तू तो हर बात पे कोरोना का इल्जाम लगा दिया कर। देखो यही बात लिखी है जो तुम बोल रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल डेट इज। हाँ जी भाई बता रहा, क्या हो गया आज तुम्हारे साथ? 6 बजे खत्म हो गई इनकी क्लास। आजा। क्लास वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ पंडित जी बोलो। 6 बजे। कल सुबह वो एंग्री है, मैंने को गुस्सा आ जाएगा, चिल्लाएगा फिर वो। कल सुबह 12:30 बजे कल आइयो मत, मेरी वीडियन में क्लास खत्म होती है उस टाइम। पागल हो गए हैं बच्चे, इनके एग्जाम्स आ रहे हैं। यही तुम्हारा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट बोल रहा है। ये वाली बात क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल डेट इज वो सारे के सारे आइटम जो नॉलेज ऑफ यूजर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेवेंट टू द साइज ऑफ एंटिटी। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए रट्टा मार के रखना इस बात को, इनकरेक्ट और करेक्ट। मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिव। मतलब मटेरियलिटी, तू क्या पहली बार बैठा है क्लास में? ये आखिर रिजल्ट के बाद खुली है। मटेरियलिटी हमेशा साइज से इफेक्ट। मटेरियलिटी कभी कभी हम किस बेसिस पे भी डिसाइड करते हैं? जो बातें लॉ में लिखी हुई हैं वो बातें भी क्या होती हैं? हमेशा। हम अभी तक तो यही पढ़ते आए थे ना, मटेरियलिटी किससे इफेक्ट करती है एंटिटी के। तो हमें बेसिक बात समझी थी, और बेसिक बात में मैंने यही कहा था कि कोई खर्चा मटेरियल है या नहीं है वो किससे पता चलेगा? एंटिटी के साइज से। पर यहाँ पे क्या मटेरियलिटी एंटिटी के साइज से पता चल रही है? नहीं। कैसे पता चल रहा है? उसके रिलेटिव, सॉरी बाकी चीजों से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल अमाउंट लॉस बाय फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉय इंडिकेट करता है एंटरप्राइज के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है। और किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है तो फ्यूचर में और लॉसेस हो सकते हैं। तो ये बात आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है डिस्क्लोजर में कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है। अगर मान के चलो मेरे 90% सेल्स जो हैं किसी एक ही कंपनी को हो रही है तो ये भी डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये कंपनी डूब गई फ्यूचर में तो मेरी कंपनी भी डूब जाएगी। 90% सेल्स उसी कंपनी को है। ऐसा देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह में हम लोग। तुमने मूवी ही नहीं देखी होगी फिर तो, मेरे ज़माने की मूवीज़ है।
ना, तुम लोग 21st सेंचुरी के बच्चे हो। ओके, देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, क्या बोला हुआ है कंपनीज एक्ट ने कि कंपनी डिस्क्लोज करेगी हर उस एक्सपेंस को एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू, और कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस एक्सीड करता है 1% ऑफ रेवेन्यू या 1 लाख रुपए, विच एवर इज। ये इंस्ट्रक्शन हमें दे रखी है किसमें, शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी डिस्क्लोज करेगी नोट्स टू अकाउंट्स में, अगर किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी शेयर होल्डर ने, किसी एक ही शेयर होल्डर ने मोर देन 5% ऑफ इक्विटी होल्ड कर रखी है। तो ये बातें किसने इंपॉर्टेंट बोल दी, तो ये इसका एग्जाम्पल रीजन हो गया कि मेटेरियलिटी हमेशा किससे डिसाइडेड नहीं होती, साइज से डिसाइडेड नहीं होती है। साइज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो किसको डिसाइड करवाते हैं, मेटीरियलिटी को डिसाइड करवाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट्स में बनते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी मतलब जहां पे इक्विटी की डिटेल लिखी जा रही है, और नोट्स टू अकाउंट्स में सारी बातें आ जाती हैं। अब यहां से अपना मेन एसे शुरू हो रहा है, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में जो बात हम लोगों ने कवर करी थी वो बात सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट इनकरेक्ट था, और वो करेक्ट इनकरेक्ट क्या था, मेटीरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ द एंटिटी। क्लियर है, याद रखना ये पेपर में पूछा हुआ करेक्ट इनकरेक्ट है। ऐसे 320 नाम क्या है, मेटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट। फटाफट से मुझे बताओ हम कितने ऐसे कवर कर चुके हैं। हाँ जी सर, खड़े हुई है। हाँ जी, नाम क्या तुम्हारा, आर्यन। आर्यन खड़े हुई है, खड़े होइए। ऐसे दोस्तों का नाम बताओ, आर्यन क्या था, हाँ जी भाई, आर्यन के पीछे माधव। ये नए नए नाम याद हुए आज। ऐसे दोस्तों का नाम बताओ। ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, बैठो। हाँ जी भाई, माधव के साथ में नाम क्या सर आपका, दिव्यम। दिव्यम 210 का नाम बताओ। राघव कौन है क्लास में, हाँ जी भाई, तो जिन से क्या कर रहे थे, आज से पढ़ना शुरू किया थ्योरी, और जो पीछे क्लासेस निकल गई उनका क्या करोगे, कर लोगे। हाँ जी भाई, साथ में तुमने भी आज से शुरू किया पढ़ाई, नाम बता। आशुतोष खड़े हो जाओ। आशुतोष के साथ में नाम क्या तुम्हारा, हाँ पीयूष, बताओ भाई पीयूष। हाँ, टर्म्स ऑफ ऑडिट, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जहाँ प्री कंडीशंस करी थी, कंडीशंस करी थी, याद आया। हाँ जी भाई, हेमंत जी खड़े हो जाइए। ऐसे 300 का नाम बताइए। वेरी गुड। प्लानिंग ऑफ ऑडिटर इन परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 315। आशुतोष के पीछे नाम बताओ, नमन। ऐसे 315 का नाम बताओ। आशुतोष के आगे मैम नाम बताइए पहले आपका, राजश्री, बताओ राजश्री। Identifying the risk of material misstatement in financial statement through understanding entity and its environment.
हाँ जी भाई, दिया खड़े हुई है। 330 का नाम बताइए। बैठो जय राजश्री और दिया। राजश्री के साथ में मैम खड़े हुई है। कोई और ऐसे बच गया? आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बैठ जा बहन, खत्म हो गया सारा। आज की क्लास, मैंने बैठ जा बहन बोला, तुम सब लड़के क्यों बैठ गए? कल से इस क्लास में जो नहीं सुनाएगा वो पीछे खड़ा होगा पूरी क्लास। देखो तो बैक पेन भी है, तो पढ़कर आ जाइयो। कल एसएम का टेस्ट है, तो आप सीरियसली पढ़ना करो शुरू, कि विंटर में पास होना ही है। ऑप्शन नहीं बचा, फाउंडेशन निकाल दिया तो, है ना? नहीं निकालते तो ऑप्शन भी होता। चलो बैठ जाओ भाई। दिव्यम, तुम सारे बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? यश गुप्ता। तू भी बैठ जा। हाँ, वो सेठ जी वाली वही दिखता है इसको देख के ना, ऐसे जो गले में बैठते हैं ना, और इधर ताश खेलते हैं। पीस मारने लगी थी मैं पत्तों का। चलो कोई बात नहीं है। ऐसे की लिस्ट बन रही थी कहीं ना कहीं, कहा था मैंने बनाने के लिए। एक और नाम लिखो, ऐसे 320 लिस्ट कहीं पे ही बने, मुझे लिस्ट याद चाहिए बस। ऐसे कहीं पर भी बने, मुझे लिस्ट याद चाहिए। ऐसे 320 नाम लिखो इसका। मेटीरियलिटी इन, मेटीरियलिटी डिसाइड करना जब आप क्या कर रहे हो, प्लान और परफॉर्म कर रहे हो जब ऑडिट को। मेटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। ये हम कौन सा नंबर कैसे पढ़ने जा रहे हैं अब? सीक्वेंस में 6th नंबर पर है। कौन सा नंबर पे है इससे? 6। 200 पढ़ लिया, 210 पढ़ लिया, 300 पढ़ लिया, 315 पढ़ लिया, 330। अब हम 320 पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? 320। मेटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। ठीक है, अब बात सुनो, मेटीरियलिटी प्लानिंग में कहाँ काम आती है और ऑडिट को परफॉर्म करने में कहाँ काम आती है। ये जो ऐसे है ना, हमने एक बात पहले भी बोली थी। वेरी गुड कोमल। तन्वी कहाँ पर है क्लास में? आज तन्वी का रिप्लाई नहीं आया। अच्छा आया है। ऑल फैक्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। ऐसे मुझे ऑनलाइन बच्चों के नाम भी याद है जो रिप्लाई करते हैं। अब सुनो, हमने एक वर्ड पढ़ा था एएस, और एक वर्ड पढ़ा है हमने। एएस के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है किसकी? मैनेजमेंट की, अकाउंटेंट की। हम ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ करेंगे, वो क्या है? क्योंकि ये बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। ऐसे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं ऑडिटर की, जो बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, सॉरी चेक होंगे। अब देखो, ऐसे ही जैसे मेरे पास ऐसे 200 था, ऐसे 200 में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई गई थी? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव 210 में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई थी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करने के, लेटर ऑफ एंगेजमेंट भेजना पड़ेगा। कौन किसको देता था? किसको? क्लाइंट को। फिर ऐसे ही करके 300 देखा था, जहां प्लानिंग को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। प्लानिंग करना किसकी जिम्मेदारी थी? ऑडिटर की। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो हम लोगों को इसी तरीके से कुछ बहुत सारी चीज़ें लिख के दे रखी है, और ऐसे ही ऐसे 320 के अंदर बोला हुआ है कि ऐसे 320 कहता है कि ये मेरे ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट करने से पहले, ऑडिट करने से पहले मटेरियल क्या है और क्या नहीं पता होना ज़रूरी है। हमने प्लानिंग में कहा था कि प्लानिंग करने से मुझे पता चल जाता है कौन से एरिया पर अटेंशन देना और कौन से एरिया पर अटेंशन। कुछ याद आया? चैप्टर 2 में था।
तो अगर मुझे ये चीज़ कौन सा एरिया है, वो एरिया मटेरियल भी तो होना चाहिए, तभी डिटेल में उसकी ऑडिट करोगे, वरना उसमें क्या लगा दूंगी, सैंपल लगा दूंगी। डिटेल में मतलब होता है 100% पॉपुलेशन को चेक करना, और सैंपल का मतलब 100% पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को चेक करना। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो फिर यहाँ पर इन्होंने मुझे यही बोला है कि हमारे ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी अप्लाई करेगा। कहाँ पर? प्लानिंग और परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मटेरियलिटी को यूज करना। जो मटेरियलिटी कहाँ पे लिख के दिया है? ऐसे में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क ऑफन डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में मटेरियलिटी को डिस्कस किया गया है। तुमसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द टर्म मटेरियलिटी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क में डिस्कस द टर्म मटेरियलिटी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन दोज कॉन्टेक्स्ट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क मतलब यहाँ पे तो कंपनीज एक्ट की बात भी कर सकते हैं कि किस तरीके से मटेरियलिटी वर्ड को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम कुछ बातें पढ़कर आए थे। पहली बात, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है अगर वो इन्फ्लुएंस करेगा इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। अगर यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इफेक्ट हो रहा है तो वो चीज आपका क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा। दूसरी बात, जजमेंट अफेक्टेड बाय साइज और नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। तीसरी बात, जजमेंट अबाउट द मैटर्स दैट आर मटेरियल डिपेंड करता है कि वो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितने बड़े यूजर के ग्रुप की नीड है। हालांकि ये दोनों पॉइंट सेम है। यहाँ इंडिविजुअल की बात कर दी है, यहाँ पे ग्रुप की बात लिख दी है। बात समझ में आई? पक्का? तो हमने इस पेज का निचोड़ क्या निकाला? अगर हम ऐसे 320 का पढ़ें तो हमने ऐसे 320 में दो बातें पढ़ी। पहली बात, मटेरियलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द एंटिटी। दूसरी बात मैंने क्या कही कि मटेरियलिटी टर्म को हम लोग कितने कॉन्सेप्ट में डिसाइड कर सकते हैं? इनके हिसाब से 3 है ना। पहली बात, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इफेक्ट कर रही है किसके? इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। अगला पॉइंट इसमें क्या है? मटेरियलिटी किसका इफेक्टेड होती है? कोई भी मिस स्टेटमेंट इज योर मटेरियल अगर वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नेचर एंड साइज के ऊपर। और थर्ड पॉइंट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो नीड है किसकी? ऑफ यूजर। ये 3 टर्म्स में मटेरियलिटी को एक्सप्लेन किया गया। मैंने तुम्हें कहा था हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ सकते हैं या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ मटेरियलिटी में एक्सप्लेन्ड है, कौन सी मटेरियलिटी में एक्सप्लेन्ड नहीं है। क्लियर है बात? पक्का? तो मटेरियलिटी कितनी बातों से अफेक्ट हुई? 3। मैं तुम्हें क्लास में भी लिखवा रही हूँ, मैंने तुम्हें नोट्स भी दे रखे हैं। क्लास में तो मैं तुम्हें और भी कंसाइज करके लिखवाती हूँ, नोट्स में थोड़ी बुक का चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ये इसलिए ताकि तुम्हें बुक को हाथ ना लगाना पड़े। कभी हम लोग बुक देख के डर जाते हैं कि पेपर से पहले 2 किताबें पढ़नी है एक दिन के अंदर अंदर, कैसे होगा? होता है ना, उस चीज़ को कम कर रही हूँ मैं तुम्हारा। तुम रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना? तो जो मुझे नहीं कराया वो किसका वेट कर रहे हैं? मुहूर्त निकलवाए? रजिस्ट्रेशन तो हो गया, कि बुक्स के लिए अप्लाई करना ना, फिर वो आते आते
वो पता है मुझे, मैसेज आएगा पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी तो दूसरा स्टेप आएगा। पहला स्टेप तो कर लिया ना। मई 21 नहीं, मई 22 का होगा मॉड्यूल। तो ग्रुप 2 के मंगवा ले। मई 2022 के होंगे, लेटेस्ट तो वही चल रहे हैं अभी। तुम आ तो जाओगे, पर मार्केट में यही अवेलेबल है 22 वाले। मेरे ख्याल से 23 वाले आएंगे भी नहीं। रीजन क्योंकि नवंबर 2023 में सिलेबस चेंज हो रहा है, इसलिए। हाँ भाई पूछ, मुझसे पूछ ले, मेरी राइटिंग है। इसलिए मई के लिए शायद ही नया मॉड्यूल है, क्योंकि तुम्हारे लिए नया मॉड्यूल इशू करेंगे, फिर उनके लिए फिर से नया मॉड्यूल निकालोगी, सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए। हाँ समझ गया वो। क्लियर है, नोटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। सच अ डिस्कशन इज एप्लीकेबल इन, क्या लिखा भाई, पैराग्राफ रीड करो। दिया, पैराग्राफ रीड करो। पढ़ लिया? हाँ जी भी दिव्यम क्या बोल रही है? पढ़ रहे हो अभी? हाँ जी गुप्ता जी, पढ़ लिया? इतना टाइम लगता है? 4 लाइनें पढ़नी है तुम लोगों को, पीएचडी तो नहीं करने लगे इन 4 लाइनों पर। तुम लोग अपनी बुक से देखो पहला पैराग्राफ क्या लिखा उन पॉइंट्स के बाद में। ओ, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट नहीं देखना कि नोट्स में क्या बोला है, अपना दिमाग यहाँ लगा अभी, नोट्स में खोल के देख रहे हैं कि मैम ने वहां कैसे लिखी है ये बात। हाँ जी भी हेमंत जी, ऐसा क्या पढ़ रहे हो अभी तक? अमन, नमन, एक मैं वीडियो ने पढ़ाती थी वहां पे ना, अमन, नमन, यमन, हेमन, चमन तो नहीं था, और वो सारे एक साथ बैठते थे। वो 5 थे, पांचों पांचों ऐसे बैठते थे एक साथ। क्या बोला सिंपल सी बात में, जल्दी बता मुझे। We have different type of FRF, कंपनीज एक्ट, बैंकिंग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। हर एक्ट के अंदर, जैसे कंपनीज एक्ट ने बोल दिया 1 लाख या 1% ऑफ एक्सपेंस सेल्स, कोई भी इनकम और एक्सपेंस अगर इससे ज्यादा से सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे तो मटेरियल होगी वो बात, उसमें तो बोली गई है ये बात। लेकिन अगर किसी भी एफआरएफ में कुछ नहीं बोला कि मटेरियल क्या है, तो ऊपर लिखी गई 3 बातों को कंसीडर करनी है। अगर तुमसे ऐसा एमसीक्यू या फिर तुमसे ऐसी कोई बात पूछ लीजिए करेक्ट इनकरेक्ट में, इफ एफआरएफ ऑफ अ पर्टिकुलर entity is silent about the concept of materiality, then auditor do not need to apply the materiality while performing the audit. Incorrect. क्यों? क्योंकि अगर एफआरएफ साइलेंट है तो आपको 3 बातों को कंसीडर करना है एज पर एसए 320। नाम क्या है? मेटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट। और वो 3 बातें क्या है? कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ, सेकेंड पॉइंट जो मटेरियल कहलाएगा जो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट के लिए होगा। और लास्ट पॉइंट क्या था? जो समझ में आई बात? इस पैराग्राफ का रिलेवेंस समझ में आया?
कि FRF में लिखी हुई बात अगर नहीं है तो ये बात यहाँ से उठकर आएगी, यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जा सकता है। वापस बोलो ये बात, मान के चलो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर तुम्हारे पास मटेरियल क्या है ये चीज़ नहीं मेंशन है। जैसे कंपनीज एक्ट में तो बोल दिया इक्विटी में 5% ज़्यादा होल्ड कर तो सेपरेटली दिखाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मटेरियलिटी के बारे में। तो क्यों ऑडिटर किसी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करने जाएगा तो क्या मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे 320 ने कहा है कि अगर एप्लीकेबल FRF डू नॉट इंक्लूड डिस्कशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो जो ऊपर लिखे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही ऑडिटर को रेफरेंस देगा कि ये बात मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। अब पल्ले पड़ी छोटी सी बात, पक्का? अब देखो क्या है, हमने ये बात ये भी बोली थी ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से क्या करता है, मटेरियलिटी को अप्लाई करता है। कही थी ना, ऑडिटर मटेरियलिटी को अप्लाई किस हिसाब से भी करता है, कभी कभी अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। वो ये देखता है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। अब एक बात बताओ, जब तुम लोग कोई अजम्पशन लगाते हो तो अजम्पशन में कुछ बेस तो होता है। जैसे हम लोगों ने ये कहा था एक बारी कि हम लोग एस्टिमेट्स बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैंने बोला 5% ही बैड डेट होगा, तो मेरा एक बेस था। वो बेस क्या था कि पिछले साल भी 5% था, उससे पिछले साल भी 5%, फिर इस साल भी 5%। वैसे ही जब ऑडिटर किसी भी बात का जजमेंट बनाता है तो वो 4 अजम्पशंस लगाता है। कितने अजम्पशंस लगाता है? 4। और ये चारों के चारों अजम्पशन वो यूजर को लेके लगाता है। किसको लेकर? तो जब ऑडिटर डिटरमाइन कर रहा है मटेरियलिटी को, इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, उसका जजमेंट के ऊपर है ना, तो कौन कौन सी चीज ऑडिटर के परसेप्शन मतलब सोच को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए वो कुछ अजम्पशन लेता है कि यूजर को नीचे लिखी गई ये 4 बातें पता होती ही। समझ में आई बात? जब आप अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, जब आप ऑडिट करते हो तो किसके लिए करते हो? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी के लिए कर रहे हो ना। तो आप इन 4 बातों को अजम्पशन लगा के चलते हो कि मेरे यूजर को ये 4 बातें पहले से पता है। उसी बेसिस पर हम अपनी क्या बनाते हैं? अजम्पशंस बनाते हैं। तो मेरे यूजर को जो 4 बातें पहले से पता है वो क्या है? अब देखो क्या है। पहली चीज जो ये है कि यूजर को ये वाली चीज की नॉलेज है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अकाउंटिंग है बेसिकली, उसकी नॉलेज उसे पहले से ही है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसे पहले से पता है। एक बात बताओ, जब ऑडिट रिपोर्ट आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, उसमें उसके बारे में लिखा होता है। कहीं पर भी ऑडिट रिपोर्ट में हम ये बताते हैं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? क्या मैं ये बताती हूँ क्वालिफाई ओपिनियन का मतलब क्या होता है, अनक्वालिफाई का मतलब क्या होता है? नहीं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं जो सामने बैठा हुआ यूजर है उसे पता है। उसे पता है DR इज डेबिट नॉट डॉक्टर और CR इज क्रेडिट नॉट करोड्स। हमें बेसिक सी बात मानकर चलते हैं कि उसको पता है डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है, उसे पता है सरप्लस का मतलब क्या है, उसे पता है लॉसेस का मतलब क्या है, उसे सब पता है। हम इन बातों की डिक्शनरी का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन उसको नहीं करते। तो पहला अजम्पशन तो हम यही लेके चलते हैं कि वी एज्यूम दैट, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? यूजर्स हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस। मान के चलो अगर आज के दिन मैं जियो के अंदर शेयर्स खरीद रही हूँ या जियो को मैं लोन दे रही हूँ, तो मुझे जियो के बिजनेस के बारे में पता तो होगा ना। क्या बिना पता करे अंधे आंखों से थोड़ी शेयर्स ले रही हूँ मैं, उसके लोन दे रही हूँ? तो पहला पॉइंट यही है कि अगर यूजर स्टेक रख रहे हैं किसी एंटिटी में तो उनके पास रीजनेबल 100% नॉलेज की उम्मीद में नहीं करती। कौन सी नॉलेज है? ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग, और वो विलिंग है स्टडी करने के लिए इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रीजनेबल
डिलीजेंस, मतलब मुझे ये बात पता है कि मेरा यूज़र जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है या जो ऑडिट रिपोर्ट को देख रहा है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही है। दूसरी बात, यूज़र अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल ऑफ मटीरियलिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त और ऑडिट करते वक्त सिर्फ मटेरियल बातों पर ही ध्यान दिया। मैं ये बात को मान के चलती हूँ कि मेरे यूज़र को पहले से पता है कि मैंने एक एक आइटम 100% चेक, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें रिलायंस की ऑडिट करने के लिए भेज दूँ, क्या तुम जियो का एक एक इनवॉइस 100% चेक कर सकते हो? सैंपल लगाओगे, रैंडम बेसिस पे कुछ सेलेक्टेड सैंपल चूज करोगे और उन्हें चेक करोगे, अगर उनमें कोई गलती नहीं है तो मैं क्या मानती हूँ, गलती किसी में भी नहीं है। तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि यूजर इस बात को समझ रहा है कि ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है और ना ही ऑडिट करी गई है 100%, खाली कैसे ऑडिट करी गई है, मटीरियलिटी, मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स को ही हाईलाइट किया गया। यूजर रिकॉग्नाइज कि इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज हैं, इनहेरेंट मतलब जिन्हें हटाया, इन मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ एस्टिमेट। अगर कोई प्रोविजन बनाया गया है, अगर कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनाई गई है, तो मैं इस बात को मानती हूँ कि यूज़र को बात पहले से पता है कि ये फिगर्स जो यहाँ लिखी गई है ये सिर्फ एस्टिमेटेड फिगर्स हैं और किसी न किसी अजम्पशन के बेसिस पर है, ये एक्यूरेट फिगर। फिर तो यूज़र लड़ाई करने आ गया कि यार तुमने तो कहा था प्रोविजन इतने का है पर इतने का है, तो हम क्या बोलेंगे, हम इस बात को मान कर चल रहे हैं कि तुम्हें पता है, वरना तुम रीजनेबल अजम्पशन कैसे दोगे? अगर तुम ये सारी बातों को एज्यूम नहीं करोगे तो तुम्हें तो कैसा ओपिनियन देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट देना पड़ेगा ना, और तुम कैसा देते हो, रीजनेबल। अगला पॉइंट, हम इस बात को मान के चलते हैं कि यूजर मेक रीजनेबल अकाउंटिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल, मतलब 100% वो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर डिसीजन इन इंफॉर्मेशन को रीजनेबली यूज कर रहा है, वो बाकी चीज़ों को भी साथ में लेकर चल रहा है। तो जब ऑडिटर डिटरमाइन करता है मटेरियलिटी को तो वो कुछ अजम्पशंस बनाता है अबाउट द यूजर, एक्सप्लेन दोस अजम्पशंस कि कौन कौन सा अजम्पशंस वो बना रहा है। वो 4 अजम्पशंस देता है। पहली अजम्पशन, यूजर को नॉलेज है बिजनेस की एक्टिविटीज का। दूसरी अजम्पशन, उसे पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और ऑडिट मटेरियलिटी लेवल पर ही किया जा रहा है। तीसरी अजम्पशन, उसे पता है कि इनहेरेंट अनसर्टिनिटी है विद रिलेशन टू अमाउंट ऑफ एस्टिमेट्स। और थर्ड पॉइंट, उसको पता है कि उसे खाली रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात? रीड करो क्या लिखा है। ये तुम्हें बातें करने के लिए कौन कह देता है? तो पढ़ लिया तो बातें शुरू कर देंगे क्या? किसी समझ में आया नहीं आया? फिर क्या दो सी पॉइंट का? और बताओ क्या एग्जांपल दे सकते हो कि क्लास में बताओ भाई। एस्टिमेट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त जो एस्टिमेट लगाते हो, जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न ही रहेगा, अजम्पशन है। मैं मानती हूँ कंपनी को ये बात, मतलब यूजर को ये बात पता है कि बिजनेस जो है अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। इन शॉर्ट यूजर को सब पता है, अकाउंट्स का हो, आर्ट्स का हो, इंजीनियर का हो, मेडिकल हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसे सब पता है। 4 बातें जो अजम्पशन में लेके चलते। पहला अजम्पशन, नॉलेज है किसके, बिजनेस को और उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड एट द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। तीसरा,
उसे रिकॉग्नाइज करता है वो इस बात को कि जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं वो क्या है, इनहेरेंट बेसिस पर है। और फोर्थ, जो भी रीजनेबल डिसीजन वो लेता है वो इस बेसिस पे लेता है, रीजनेबल डिसीजंस ले रहा है, 100% डिसीजंस। तो ऑडिटर कॉन्सेप्ट ऑफ मेटीरियलिटी हर जगह पर यूज कर रहा है। क्लियर है? अब ये तो खत्म हुआ है इससे 320 का एक बहुत बड़ा पार्ट। नीचे उसी बात को तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करके दे रखा है। तो हमने अभी तक में 3 बातें पढ़ ली। पहली बात, मेटीरियलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेवेंट टू द साइज ऑफ द एंटिटी। दूसरा पॉइंट, 3 टर्म्स जो मेटीरियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। और चौथा पॉइंट, वो अजम्पशन जो यूजर के बारे में ऑडिटर बनाकर चलता है। अब आ गया मेरा वर्ड, एक है परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी। क्या है टॉपिक अपना? परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी। अब हम इस बात को समझने की करेंगे कोशिश कि परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी होता क्या है। यार एक बात बताओ, जिस तरीके से तुम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट के बारे में जानते हो, क्या मैनेजमेंट अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से तुम्हारे बारे में अजम्पशंस नहीं बनाता होगा? कि पिछले साल जब ये ऑडिटर आया था ना, तो इसने 5 लाख के ऊपर की सारी बातें देखी थी कि मेटीरियलिटी बनाता है। एक काम करो, जितने भी फ्रॉड करने हैं ना, 4 लाख 3 लाख इसके आसपास के करो। अब तुम कहोगे तो छोटी मोटी अमाउंट है, क्या चेक करनी। पर अगर 4 लाख 3 लाख के 50 घपले मिल गए, क्या अमाउंट छोटी मोटी है? इंडिविजुअली दिखने में तो छोटी है, बट एग्रीगेट अगर एक साथ मिला दिया जाए तो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए हम एक लेवल सेट करते हैं जिस लेवल को बोलते हैं परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी। क्या बोलते हैं? ये एक एंटिटी का एक्सपेंस का स्केल है। इस एंटिटी में ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहे थे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के जो बिल थे वो बिल 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक के थे। क्यों नहीं होता है? कहीं पर भी गए हो, पूरे स्टाफ को लेकर गए हैं, कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी झूठी बातें नहीं करते हेमंत भाई क्लास में। हाँ, ये तो दिल पे लगी मैम के। अब ऐसी बातें नहीं करनी क्लास में। जिस बात का वास्तविकता से दूर दूर तक लेना देना ना हो, वो बातें नहीं करनी है। हाँ, अब मैं बोल भी नहीं पा रही तुम्हारी वजह से, तो ना ना ना, ऐसी बात नहीं। अब मैंने कहा कि इस कंपनी में 5 लाख से ऊपर के सारी की सारी खर्चे कैसे खर्चे हैं? मटेरियल। कैसे हैं? मटेरियल है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक चीज़ को देखी और वो चीज़ क्या थी? हमने ना एक लेवल सेट किया, और वो लेवल मैंने सेट किया 2,50,000। इस लेवल को मैंने क्या बोला? अब ना एक बात पे ध्यान रखना, ठीक है? और वो बात क्या है? अगर मेरा लेवल यहाँ से यहाँ तक का होता तो मेरा सैंपल साइज ये बनता। मतलब मैं 5 लाख से लेके 15 लाख तक के आइटम्स के बीच में सैंपल बनाती और यहीं से चीज़ों को क्या करती? चेक। यहाँ मेरे गलत होने के चांसेस ज़्यादा थे या कम थे? ज़्यादा। सैंपल छोटा है तो मटेरियलिटी से ऑडिट रिस्क होता है ऑडिट गलत करने के चांसेस, वो मेरा ज़्यादा है ना? अब
मैंने क्या किया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट कर दी। अब ये वाला एरिया भी मैं ऑडिट के अंदर ले रही हूँ। तो अब मेरा सैंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। साइज बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो मेरे गलत होने के चांसेस कम। अब ऐसे मिस स्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड होने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी का मतलब होता है कि आप एक लेवल सेट कर रहे हो बिलो दी मेटीरियलिटी। लेवल किससे कम सेट किया आपने? मेटीरियलिटी से कम, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ, कि आपकी अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उसके चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। अब मेरे ऑडिट रिस्क के चांसेस भी क्या हो गए, कम हो गए। समझ में आ गई बात? तो यही करते रह जाओगे। वो तो हम 100% काम नहीं करते ना, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं ना। बात समझ में आ गई इतने से? इतनी सी बात क्लियर है? तो मेटीरियलिटी किससे अफेक्टेड है तुम्हारी? ऑडिट रिस्क। मेटीरियलिटी का लेवल डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे अफेक्ट कर रहा है? ऑडिट रिस्क। अब बताओ रिलेशनशिप इनवर्स है या डायरेक्ट है? मेटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क का रिलेशनशिप इनवर्स है, इनवर्स। क्या समझ नहीं आया परफॉर्मेंस मेटिलिटी को एक बार फिर से समझ लेते हैं, बच्चों को ऑनलाइन समझ नहीं आया। तो परफॉर्मेंस मेटिलिटी के बारे में हमने क्या कहा कि हमें मेटीरियलिटी से एक लेवल नीचे सेट करना है, ताकि अगर मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया है तो वो फ्रॉड पता चल जाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों का ना पता चल पाने की लिमिट क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आई बात? समझ में आई हरिओम? ये डायग्राम ड्रॉ करो सारे बच्चे। एग्जाम्पल फिर से सुन लो एक बारी फिर भी, कि मेरे पास तुम लोग लिखते जाओ, जो बच्चे सुन रहे हो सुनते जाओ। 50,000 से लेके, ये नोट्स में डायग्राम बना हुआ है शायद, फिगर शायद अलग होंगे।
आज छोड़ना, फिगर्स अलग है, मुझे पता है खुद को, हर बार फिगर सेम याद नहीं आती क्योंकि 50,000 से लेके 1,50,000 तक के इनवॉइसेस हैं। परफॉर्मेंस मेटिलिटी कहाँ सेट करी? 250 पे सेट करी। मटेरियल किसको बोला? 5 लाख। 5 लाख मटेरियल बोलने पे मैं इतनी पॉपुलेशन चेक कर पा रही हूँ, ठीक है। जब मैंने इतनी ही सी पॉपुलेशन को चेक किया है तो उस केस के अंदर हमारे पास रिस्क है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ऑडिटर ने यहाँ की, मैनेजमेंट ने यहाँ के अमाउंट में फ्रॉड कर रखे हो। इसलिए मैं मटेरियलिटी से एक लेवल कहाँ सेट किया? नीचे की तरफ सेट किया, ताकि गलत होने के चांसेस और भी ज़्यादा क्या हो जाएं? कम हो जाएं। समझ में आई बात? हरिओम। जो बच्चे बना रहे थे उनका ड्रॉ हो गया। बुक में देखो क्या लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस मेटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन क्या है? परफॉर्मेंस मेटिलिटी मीन्स अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर ने सेट किए थे ना फिगर्स, तो लेस देन मेटिलिटी कितना था? 5 लाख। तुमने अमाउंट किस पे सेट किया? फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ, ताकि वो रिड्यूस कर सके अप्रोप्रिएटली लो लेवल तक। किस चीज को? प्रोबेबिलिटी कि एग्रीगेट टोटल में अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड कर रहा है मेटीरियलिटी को। ध्यान रखो, टोटल में अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड कर रहा है मेटीरियलिटी में। इंडिविजुअल अमाउंट की टेंशन तो हमें टेंशन किस चीज की थी? एग्रीगेट की। एग्रीगेटेड अमाउंट में वो किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए? मेटीरियलिटी को एक्सीड नहीं करना चाहिए। डेफिनेशन समझ में आई? पक्का? डेफिनेशन में क्या समझाया है कि अमाउंट या अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मेटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ताकि आप रिड्यूस कर सको प्रोबेबिलिटी कि एग्रीगेट में चांसेस ऑफ अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट डू नॉट एक्सीड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फिर इस बात को सिंप्लीफाई करके बोला है, इफ एप्लीकेबल परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी ऑल्सो रेफर्स टू एनी अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मेटीरियलिटी लेवल। और किसके लिए? TAD के लिए। ऊपर एज अ होल की बात कर दी थी, नीचे इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे TAD आ गया, हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक अमाउंट और हर एक डिस्क्लोजर के लिए। मतलब परफॉर्मेंस मेटिलिटी आपका होल के लिए भी सेट किया जाता है और इंडिविजुअल के लिए भी। क्लियर है? पक्का? डेफिनेशन समझ में आ गई? अब देखो अगली बात हमें क्या लिख के दी है। यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मेटिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। मेटीरियलिटी सेट करने के लिए क्या स्टैंडर्ड यूज करते हो? समझ में आई? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं ये स्टैंडर्ड को? पहला, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट लायबिलिटी में क्या क्या है? एडवांसेस ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, इक्विटी ज़्यादा है। कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? एलिमेंट्स कैसे हैं? उस पर डिपेंड करेगा बेंचमार्क क्या सेट करोगे। दूसरी बात, क्या कोई भी आइटम जहाँ पे यूज़र की अटेंशन ज़्यादा है वो चीज़ मेरा मेटीरियलिटी में जाएगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेंचमार्क। नेचर ऑफ एंटिटी, उसका लाइफ साइकिल, उसके ऑपरेशन कैसे हैं। अगर सर्विस सेक्टर है तो इन्वेंट्री मटेरियल आइटम नहीं है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में इन्वेंट्री होता ही नहीं है। लास्ट पॉइंट, रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, मतलब चेंजिंग नेचर, कितना वॉलेटाइल नेचर का है, कितना जल्दी चेंज हो रहा है।
तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो बेंचमार्क डिसाइड करने में अपनी हेल्प करते हैं। पहला फैक्टर क्या था? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, कौन कौन से आइटम हैं जहाँ पर यूज़र की अटेंशन बहुत जल्दी आ जाती है। तीसरा, एंटिटी का नेचर, उसकी लाइफ साइकिल, उसका इंडस्ट्री कैसी है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों को चेक नहीं करेंगे, वहाँ कॉस्टिंग नहीं होगी, है ना। और रिलेटिव चेंजेस कितने आ रहे हैं बेंचमार्क में। ये एग्जाम्पल हमारा डिस्कस किया हुआ है। इतनी सी बात क्लियर। अब देखो आगे हमने क्या बोल दिया। चूज ऑफ बेंचमार्क रिलेटिव फाइनेंशियल डेटा। बेंचमार्क को चूज करते वक्त कौन कौन सा फाइनेंशियल डेटा करते हैं? बहुत सिंपल है। पिछले साल का डेटा, इस साल का डेटा, पीरियड्स अप टू द डेट मतलब अभी तक का, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का, जो बजट्स आपने बनाए हैं या कोई भी आपने एडजस्टमेंट करी है। पिछले साल का डेटा, इस साल का डेटा, फ्यूचर के बजट्स और कोई भी एडजस्टमेंट जो आपने करी है। तो कौन कौन सा फाइनेंशियल डेटा यूज होता है? पिछले साल का, अभी तक का डेटा, फ्यूचर का डेटा और, क्लियर है बात? पीरियड टू द डेट फाइनेंशियल स्टेट रिजल्ट्स एंड पोजीशन मतलब अप टू द डेट, आज की डेट तक। क्लियर है बात? अब देखो छोटी छोटी बातें दे रखी है, ज्यादा कुछ नहीं। बेंचमार्क को डिसाइड करना किसकी जजमेंट है? ऑडिटर की जजमेंट है। और कितना परसेंटेज बेंचमार्क अप्लाई होगा वो डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट पे। तो यहाँ पे कुछ लर्न नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात है, एमसीक्यू टाइप्स या फिर ट्रू एंड फॉल्स की जजमेंट किसकी यूज होती है? ऑडिटर की जजमेंट यूज होती है। उस चीज पे वापस आएंगे थोड़ी देर रुक के। छोटा सी बातें पढ़िए, फटाफट से पढ़ लेते हैं वो। मेच्योरिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर टीएडी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेच्योरिटी फॉर इंडिविजुअल लेवल्स। ऊपर हमें एज अ होल के लिए पढ़ा था, नीचे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? देखो सिंपल बातें लिखिए, वही वाली बात। लॉ एंड रेगुलेशन में कौन सी बात बोली गई है? वो मटेरियल है। जैसे कंपनी लॉ ने 2 बातें बोली थी, इक्विटी वाली बात बोली थी और 1 लाख वाली बात बोली थी। वेदर लॉ, रेगुलेशन और एप्लीकेबल एफआरएफ अफेक्ट करता है यूजर की एक्सपेक्टेशन को मेजरमेंट और डिस्क्लोजर को लेकर। की डिस्क्लोजर जो किसी इंडस्ट्री को लेकर जरूरी थे, डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है, क्या यूजर का उस डेटा को लेके इंफॉर्मेशन देखना जरूरी है। वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, और उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया है या नहीं। वही वाली बातों को घुमा के लिख दिया। रिवीजन इन मेटीरियलिटी लेवल एज द ऑडिट प्रोग्रेस। जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होती जाएगी, क्या मेटीरियलिटी के लेवल में चेंज हो सकता है? हो सकता है। क्यों और कब होगा? पहला पॉइंट, एज अ चेंज रिजल्ट ऑफ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग द ऑडिट। दूसरा, कोई नई इंफॉर्मेशन मिल गई। तीसरा, चेंज आया है ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में अबाउट द एंटिटी। ये बात हम प्लानिंग में पढ़ते थे ना कि आपको क्या प्लानिंग कभी कभी चेंज करनी पड़ सकती है? पड़ सकती थी। तो इन्होंने यही बोला है, मेटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और जहां एप्लीकेबल है पर्टिकुलर टीएडी के लिए रिवाइज करनी पड़ सकती है। 3 सर्कमस्टेंसेस हैं। पहला सर्कमस्टेंस चेंज इन, दूसरा न्यू इंफॉर्मेशन, और तीसरा, तो इस केस में मुझे क्या चेंज करना पड़ सकता है? और लास्ट पॉइंट और चैप्टर फिनिश। और लास्ट पॉइंट क्या है? डॉक्यूमेंटिंग दी। हर एक बात को लिख के रखेंगे ना, कौन कौन सी बातें? मेटीरियलिटी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, मेटीरियलिटी इंडिविजुअल लेवल के लिए, परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी और कोई भी उसमें चेंजेस। हमने क्या पढ़ा ऐसे 320 में? मेटीरियलिटी सेट करना, परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी को सेट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी के लिए, पर्टिकुलर लेवल के लिए, और उसमें कोई भी चेंजेस। यही बात पढ़ी थी। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। मेटीरियलिटी सबके लिए, मेटीरियलिटी पर्टिकुलर टीएडी के लिए, परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी और कोई भी चेंजेस अगर उसमें आएंगे तो।
अपने ऑडिट में 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं 13 में से। वी हैव 11 चैप्टर्स इन आवर हैंड। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे। ऑडिट की नेक्स्ट क्लास में ऐसे 320 लोगों से सुना जाएगा, याद करके आइएगा। बेंचमार्क का मतलब होता है प्रवीण, नवीन, कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी लेवल जो आप सेट कर देते हो। ओके बच्चों, कल मिलते हैं फिर।